नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के उस हनीकांड पर जिसका जिन पिछले 3 जनवरी को फिर बोतल के बाहर आया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस हनीकांड के, इस सीडी कांड के जिन्हों को बाहर किया। उन्होंने आरोप लगाया अचानक कि उनके पास सीडी है जो ये बताती है कि मध्य प्रदेश भाजपा के नेता अश्लील काम करते थे और वो जब चाहे इसको दिखा सकते हैं। यहाँ से बात शुरू होती थी, लेकिन ये 3 जनवरी 2023 को अचानक ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये बात की। लेकिन हमारा मानना ये है कि किसी को भी रात को सपना आया हो और सुबह उसने बयान दे दिया हो। हम इस पर फोकस करना चाहते हैं कि ये हनी कांड के, सीडी कांड के जो दोषी थे वो आखिर 2019 सितंबर अक्टूबर से 2023 तक बचे क्यों हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति को दूषित करने वाला ये कांड आखिर सियासत को गटर क्यों बना रहा है और इस सियासत को गटर बनाने वाली वो विषकन्याएं बची क्यों हैं और उन विषकन्याओं ने किस किस को अपने दंश से नीला किया है, वो उजागर क्यों नहीं हुए, भले ही वो सियासत में राजनेता हो या नौकरशाही के अफसर हो। इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये कांड क्यों हुआ था, इसके गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है, खासतौर से वो जो सरकार में थे उन्होंने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की और अब उसके बाद जो सरकार है वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इस पूरे मसले को हम सुनते हैं सिलसिलेवार कि इसमें बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है और उसके बाद फिर हम करेंगे चर्चा शुरू। मेरे पास देखी है, रिकॉर्ड में भी रखी हैं, पहले ही हो चुकी हैं, सार्वजनिक रूप से हुई हैं। आपके यहाँ देवास के नहीं, इस तरह की हरकत कांग्रेस के लोग नहीं करते जितनी ओछी हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते। नाम आप बताएंगे जो व्यक्तिगत, जब मैं किसी पे आरोप लगाना नहीं चाहता, इतनी अश्लील भद्दी सीडी में जनता के सामने नहीं रखता हूँ, न हमारा चरित्र है। क्योंकि कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है, सीडीओ पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, फंसाना। अरे ये कांग्रेस का चरित्र है, यही उनको दिखाई देता है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं। अगर आप में दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है। झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप, विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? ऐसे लोग जो बोलते हैं इनको जनता जवाब देती है। कांग्रेस का चरित्र है ये, सीडीओ में उलझाना, सीडीओ में फंसाना, यही आप काम करते रहे। तब तो कांग्रेस के हाल आज देश के अंदर ये बचे हैं कि ना आपके यहाँ कोई आता है ना कोई आपके यहाँ जाता है, आप अकेले खड़े हैं। ये अगर बोला है तो जनता के सामने लेकर के आइए। मैं वो सीडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता हूँ गोपनीय तरीके से। माननीय बीडी शर्मा जी राष्ट्रीय और महान पुरुष हैं। उन्होंने कल मेरे बारे में कहा कि अगर उनकी औकात है गोविंद सिंह की तो सीडी सार्वजनिक करें। मैं आदरणीय बीडी शर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि आपने सच बोला। मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है। मैं साधारण पार्टी का, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मैं राजनीति में भी रहने के बाद कभी मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ और सीडी मेरे पास है। अगर आदरणीय बीडी शर्मा जी मेरे निवास पे आए, मैं उनको फूल मालाओं से स्वागत करूँगा और उनको हम अपने निवास पर जो सीडी में हमारे पास चित्र हैं, जो हमें हमारे मित्रों के द्वारा मुझे दिए गए हैं, मैं उनको दिखा दूंगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से सीडी का प्रकाशन नहीं करूंगा। देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने, आपके साथियों ने भी देखी और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं
मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम है, तो इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, क्योंकि 15 साल पुरानी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही है। मैंने आज आपकी माननीय कमलनाथ जी बाइट देखी। मेरे हिसाब से तो आपकी उम्र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन करने की है। मंदिर की सीढ़ी छोड़कर आप असली सीढ़ी देखोगे, ये मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। क्यों देख रहे हो? इसको रखे क्यों हो घर के अंदर? इसको मीडिया को दे दो, अदालत में दे दो, एसआईटी को दे दो। आप रखे क्यों हो आज तक समझ में नहीं आ रहा मेरी। इतना ध्यान जितना इस सीडी पे दे रही है कांग्रेस पार्टी, अगर इतना विधायकों पे दे लिया होता तो गिरती काहे को। तो हमने देखा कि किस तरह से इस पूरे मामले में सियासत हो रही है और हर कोई अपने दामन को पाक साफ बता रहा है। बीजेपी कह रही है कि मंदिर जाने की उम्र में सीढ़ी देख रहे हैं, सत्ता की सीढ़ी की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है कि इतना खराब है, इतना गंदा है कि उसको बता नहीं सकते, लेकिन वो कोर्ट को क्यों नहीं बता रहे हैं। इस पूरी चर्चा पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि किसी भी बहाने सच सामने आना चाहिए। हम बतौर मीडिया गोविंद सिंह को धन्यवाद देंगे कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस जिन्न को बाहर निकाला, लेकिन ये जिन्न अब बताए कि आखिर इसमें कौन गुनहगार है, कौन शामिल थे, कौन नहीं शामिल थे। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, और स्टूडियो में है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगराज योगेश। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक और साथी को हम कोशिश करेंगे स्काइप पर जोड़ने की, डॉक्टर राहुल रंजन, पत्रकार साथी। सीधी सी बात है सुरेश शर्मा जी, ये जिन्न सीडी कांड का, हनी ट्रैप कांड का अचानक क्यों बाहर आया? इसके पीछे सियासत हो सकती है। हम उस सियासत को शुभ मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसके बहाने राजनीति में सफाई हो जाए, नौकरशाही में सफाई हो जाए, और जिन लोगों ने ये कांड किया था उन्होंने सरकार को क्या क्या नुकसान पहुंचाया, आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि ये जो मसला है कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान पहुंचाने वाला, राजनीति को नुकसान पहुंचाने वाला है, और सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनकी भी छवि गंदी कर रहा है, उनको भी गंदा कर रहा है। आपकी राय कि कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर जब थे तब उन्होंने इसकी जांच क्यों नहीं कराई? 15 महीने काफ़ी होते, और ऐसा कुछ पेचीदा मामला नहीं था कि 15 महीने तक ये जांच नहीं होती, क्योंकि ये तो सर्वोच्च प्राथमिकता का मामला था। राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो अश्लीलता करते हैं, अगर वो अपने आप को अय्याशी के नाम पर बेच देते हैं, सरकार को बेचने की कोशिश करते हैं, तो वो अफसर और वो राजनेता का चेहरा सामने क्यों नहीं आया? कमलनाथ भी उतने दोषी हैं। नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, वो सीडी की बात कर रहे हैं, कोर्ट को दें, मीडिया को बताएं। नरोत्तम मिश्रा जी भी कह रहे हैं, और इसमें बीडी शर्मा की गुस्सा बहुत जायज़ है। वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ये काम करती रहती है और इस पूरे मामले में उनको सच बताना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से सियासत के साथ भी धोखा है। आपकी राय सुरेश शर्मा जी। राघवेंद्र जी, मैं इसमें 3 बिंदु देखता हूं। पहला बिंदु ये है कि ये एक ऐसा जो घिनौना कृत्य है कि जिसे राजनीति में लाना ही सामने नहीं चाहिए। या तो सीधे सीधे पहले ही झटके में जब ये हनी ट्रैप का मामला आया था, और जिसे हम विष कन्या कह रहे हैं और जो जहर फैला रही हैं, उन महिलाओं को जेल में डाल दिया था। लेकिन एक भी पुरुष जो उन विष कन्याओं के साथ जहरीला हुआ है, उसको जो है उस समय की सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने, और उसे जो है पकड़ करके जेल के शिक्षों में नहीं डाला। इसका अभिप्राय ये है कि महिलाओं को डालने से आप उनका मुंह बंद करना चाहते थे, लंबे समय तक उनको जेल में डाल करके। ये एक जो है बात, उसमें मैं से ये सोचता हूं जी। मैं बिल्कुल इसमें न्याय में नहीं जाऊंगा कि उनका एक साथ ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि आज जिन दोनों बड़े नेताओं ने जो 70 प्लस हैं और चटकारे लेकर के जो सीडी की बात कर रहे हैं, आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय गोविंद सिंह जी, वो दोनों बहुत बड़े नेता हैं। और बहुत बड़े नेता जिस तरीके से चटकारे लेकर के बात कर रहे हैं, ये उनके सेहत और स्वभाव और उम्र के लिहाज से ठीक नहीं है। उनको सबसे पहले तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि एक मुख्यमंत्री के नाते
और एक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के नाते शपथ लेकर के, और संविधान की शपथ ली उन्होंने, गोपनीयता की शपथ ली, और ये कहा कि भाई क्या सरकारी दस्तावेज बिना जरूरत के किसी के सामने नहीं रखूंगा। और इन्होंने तो अपने घर में ही रख लिए। इन्वेस्टिगेशन की सीडी पुलिस के पास जाना चाहिए थी और इन्होंने उसको अपने पास रख ली। तो उसकी कॉपियां कितनी कराई, क्यों कराई कॉपियां, इनको क्या आवश्यकता थी करने की? इसका मतलब यह है कि भविष्य में पॉलिटिकल ब्लैकमेल के लिए वो इस प्रकार की सीडी रखना चाहते थे। और जो इंदौर न्यायालय में मामला दर्ज हुआ था इंदौर के एक नगर निगम के इंजीनियर के खिलाफ, उस मामले में ये सीडी उपलब्ध करा देते तो ये गंभीर बात होती। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आज आपको सीडी के बारे में इतने ही चटकारे लेना थे तो आपने इंदौर के पत्रकार जीतू सोनी के उस समय के लोक स्वामी अखबार के भवन को क्यों गिराया? मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो माई होम होटल को गिराना चाहिए था कि नहीं गिराना चाहिए था, वो एक विवादित बात है, ना मैं उसका समर्थन करता हूं, ना मैं उस प्रकार के धंधे का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब सीडी की बातें वो रोजाना लोक स्वामी अखबार में, संजा लोक स्वामी में छापने लगे थे, तो आपने उसके खिलाफ छापे डलवाए, वहां से सीडी उपलब्ध कर जो है जब्त करवाई, और उसके बाद उस बिल्डिंग को गिरा दिया और नेस्तनाबूद कर दिया उस समाचार पत्र को। तो आज आप वही काम कर रहे हैं जो आपने जीतू सोनी जी को रोका था, और आज वही काम आप करने की बात कर रहे हैं कि साहब हम सार्वजनिक तो नहीं करेंगे लेकिन आप हमारे घर आके दीजिए। ये नूरा कुश्ती है, आप घर आके क्या दिखाना चाहते हैं? और अगली बात राघवेंद्र जी, मैं राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूं, बहुत गंभीर बात है। ये तात्कालिक घटनाक्रम को आप देखिए। एक तरफ मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक की बात चल रही है, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यकाल बदला जा रहा है, नए चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री जी के बारे में भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन सब चर्चाओं के बीच में 3 घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला घटनाक्रम यह है कि एक एफआईआर दर्ज हो जाती है 8 साल पुराने मामले में, और उस एफआईआर में भाजपा के नेताओं के नाम आते हैं, सरकार के मंत्रियों के नाम आते हैं। उसी समय यह घटनाक्रम घटता है। अब आप आंख बंद करके तो कोई एफआईआर नहीं कर सकता, लेकिन एक घटनाक्रम हो जाता है। और आरोपी आवेदक कौन है? दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने 8 साल पहले चिट्ठी दी थी। दूसरा, उसी समय एक घटनाक्रम निकल करके आता है सीडी का, और उस सीडी में भी आप भाजपा नेताओं के और मंत्रियों के नाम लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों चीजों में समानता है। तो ये सारा क्या हो रहा है? और तीसरा घटनाक्रम ये है राघवेंद्र जी कि उसी समय एक सदन में अविश्वास प्रस्ताव आता है, और उस अविश्वास प्रस्ताव सदैव सरकार के खिलाफ होता है, और वहां पूरी कांग्रेस बगावत पलायन कर जाती है और सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करती। इसका मतलब यह हो गया कि तीनों मामलों में सरकार और विपक्ष की समान भूमिका है, यानी सरकार का बचाव है, मंत्रियों के ऊपर प्रहार है, और भाजपा के अध्यक्ष पर प्रहार है, या भाजपा के नेताओं, सॉरी अध्यक्ष नहीं, भाजपा के नेताओं पर प्रहार है। चलिए, लेकिन सुरेश जी, आपकी इस बातचीत से एक चीज ध्वनित हो रही है और साफ हो रही है कि भाजपा के भीतर गला काट स्पर्धा है। अब वो बीजेपी कांग्रेस से भी ज्यादा बदतर हो गई है, जो एक दूसरे के खिलाफ दर्ज हो जाएगी जी। क्या सरकार की बिना सहमति के इस प्रकार की एफआईआर दर्ज? चलिए, मैं आता हूं, नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण मुद्दा में लौटूंगा आपके पास। लेकिन योगीराज जी, सवाल यह है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये हनी ट्रैप और सीडी कांड उजागर हुआ। मुख्यमंत्री के तौर पर वो 15 महीने सरकार में रहे। इतना गंभीर मसला था कि इसमें मध्य प्रदेश की शीर्ष नौकरशाही के अधिकारी इसमें शामिल थे, जिनकी सीडी है। राजनेताओं की बात भी आ रही है, बीजेपी कहती है कांग्रेस के थे, कांग्रेस कहती है भाजपा के थे। लेकिन हमारा इससे अलग हट के मानना है कि इस सीडी के जरिए उन विषकन्याओं ने कौन कौन सी बड़ी बड़ी फाइलें दबाव देकर या उनको ब्लैक जिसे कहेंगे ना, उनको दबाव में लाकर उनसे ब्लैकमेलिंग करके वो सीडी पर वो फाइलों पर साइन कराए। हमारा मानना ये कि उन सब बिंदुओं की जांच होनी चाहिए कि विष कन्याओं ने हनी ट्रैप के बाद मंत्रियों और अधिकारियों से कितनी फाइलों पर हस्ताक्षर कराए और वो फाइलें कितने करोड़ रुपए की थी। क्योंकि इसमें यह भी खबर आ रही है कि इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की डील हुई है, और उस मामले में ये लगता है कि सरकार किसी की प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। सीधी सी बात है कि किसी ने अपनी निजी संपत्ति नहीं दी उन विषकन्याओं को, सरकारी काम कराए उन्होंने, और वो काम करोड़ों के हैं। ये जांच में नहीं आया है। इस पूरे मामले में
कमलनाथ जी जो समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मुझे लगता है कि मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन गुनाह के छींटे उन पर भी आते हैं और गुनाह के छींटे जो वर्तमान में सरकार है उस पर भी आते हैं कि उस हनी कांड की, सीडी कांड के मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई थी, वो उजागर क्यों नहीं हुई, उस सबके सामने आनी चाहिए कि ये गोरख धंधा क्या था, खेल क्या था। आपकी राय? नहीं राघवन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और आप इस बात से अंदाज़ लगाइए कि जो 2 विष कन्याएँ पकड़ाई हैं, उन विष कन्याओं की यदि आप लाइफ स्टाइल देख लें तो दंग रह जाएंगे। हाँ, आज भी उनके जलवे इतने कि मोहल्ले वाले उनसे डरते हैं। जी, मतलब चाहे वो मीनाल रेसिडेंसी का इलाका जिसमें ये रहती थी, चाहे रिवेरा टाउनशिप का इलाका जिसमें इनका आना जाना होता था, अफसरों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, उनका गाड़ी देख के, जो मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियाँ, जो महंगी महंगी जो गाड़ियाँ, उन गाड़ी में वो सफ़र करती थी। और उनका पूछा जाए कि आपका बिजनेस क्या है, तो कोई बिजनेस नहीं, कोई एनजीओ चला रही है, कोई कुछ चला रही है। तो एनजीओ में क्या ये इतनी इनके पास कमाई हो जाती है कि ये इतने महंगी महंगी गाड़ियाँ मेंटेन कर रही हैं, महंगी महंगी लाइफ स्टाइल में, उनके कपड़े आप देख लो, उनका ड्रेसअप देख लो। मतलब लोग बाग चमकते थे उस मोहल्ले में कि ये कौन आ गया, बिल्कुल जैसे कोई वीआईपी वहाँ रन कर रहा हो। इनके बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में पैसे, इनकम टैक्स का मामला भी बनता है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मसला भी बनता है, और इसमें यही बनता है कि कितनी गंभीर फाइलों पर, कितनी महत्वपूर्ण फाइलों पर इन्होंने अधिकारियों और मंत्रियों से हस्ताक्षर कराए, सीडी दिखाकर, सीडी के जरिए ब्लैकमेलिंग करके। हमें लगता है कि इसमें उन महिलाओं का जो चरित्र है, वो पुरुषों का चरित्र है, वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार को कितना घाटा हुआ है, कितने गैरकानूनी काम किए गए हैं, ये बड़ा मसला है। मुझे लगता है कि इस पर भी फोकस करने की जरूरत है। मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ कि जो ये एनजीओ ये चलाती थी, उनको 100 करोड़ 150 करोड़ के काम मिले। तो ये ऐसा क्या हो रहा था इनके एनजीओ में, ऐसा ये कौन सा महत्वपूर्ण काम कर रहे थे कि उनको इतनी बड़ी बड़ी रकम एनजीओ के नाम ट्रांसफर कर दी गई? निश्चित तौर पर इनके साथ कई लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन वो इन 2 के अलावा और ये तीसरा इंजीनियर के अलावा कोई चौथा पांचवा नाम ही सामने नहीं आया जिसको पकड़ के बंद किया गया हो, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हो। एक अखबार गिरा दिया गया, उसके पूरा नेस्तनाबूद कर दिया पूरा कैरियर, और दो विष कन्याएं। बाकी जब इतने बड़े इसमें लोग शामिल थे, इतनी बड़ी पूरी की पूरी एक गैंग शामिल थी, तो उनके नाम क्यों उजागर नहीं हुए? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब 3 FIR इन 3 महानुभावों के खिलाफ दर्ज कराई जाए कि ये मजे ले रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, चाहे वो आदरणीय कमलनाथ जी हो, चाहे गोविंद सिंह जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो। भाई इनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या केवल ये सनसनी फैला देना मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में और अपने उल्लू सीधा करना? इससे यह भी लगता है कि या तो कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो उन्होंने कहा ये मुद्दा लेके जाओ, या कांग्रेस के नेता सरकार पर प्रेशर डाल के पैसा कमाना चाहते हैं, या गृह मंत्री इनको बचाना चाहते हैं। तो बल्कि इस पूरे मामले में जो नरोत्तम मिश्रा बात कर रहे हैं, उनको तो चाहिए कि सरकारी जो नियम कायदा है उस पर कानूनी कार्रवाई करें, मुकदमे दर्ज हो, और उसमें कमलनाथ और जिनके पास सीडी है उनसे पूछताछ हो कि सीडी में क्या है। क्योंकि जो मामला सितंबर 2019 का है, 4000 उसमें बताते हैं कि फाइलें बनी थी, सीडीओ की संख्या भी सैकड़ों में थी। आखिर कितने राजनेता हैं, कितने अफसर हैं, और इसमें खेल क्या है? ये बड़ी बात है। सरकारें गिर जाएं, बन जाएं, अधिकारी बने, बर्खास्त हो जाएं, लेकिन पूरी नौकरशाही भ्रष्ट हो गई है, पूरी नौकरशाही इस ब्लैकमेलिंग में शामिल हो गई है। सुरेश शर्मा जी, दरअसल ये मामला अब छोटा सा नहीं, हमने जब ये कांड उजागर हुआ था 2019 में, तब भी ये कहा था कि इस ब्लैकमेलिंग के जरिए कितनी फाइलों पर हस्ताक्षर हुए हैं और उन फाइलों में था क्या, कितने करोड़ के ठेके थे, कितने करोड़ का भुगतान हुआ है और वो पैसा गया किधर। ये भी इस चर्चा में या इस पर सरकार की जो कार्रवाई है उस पर होना चाहिए। आपकी राय? देखिए, ये बात बहुत गंभीर है और इसको बहुत गंभीरता से ही लेना चाहिए। जिस तरीके से राजनीति को करके और राजनीति की बातें करके जिस तरह से मामले को दबाया जा रहा है, मुझे लगता है इस सारे मामले की विवेचना होना चाहिए। और मुझे राघवेंद्र जी, एक अधिकारी के साथ में बैठा था, मैं बहुत निजी बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक अधिकारी के साथ में बैठा था तो मुझे ये कहा कि मेरे से कहने लगे, पंडित जी आपको मालूम है भ्रष्टाचार का तरीका बदल गया है। ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। हमने कहा सर क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि पहले लोग पैसा लेते थे, लेकिन फिर वो रंगे हाथों पकड़े जाने लगे, इसलिए उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया। अब उन्होंने एक दूसरा पैटर्न निकाला है कि ज्वेलर्स की दुकान का एड्रेस बता देते हैं कि आप जाइए ज्वेलर्स की दुकान के ऊपर, वहां जो है हमारा जो सामग्री है या जो आप रिश्वत देना चाहते हैं वो ज्वेलर्स की दुकान पर रख दीजिए। और ज्वेलर्स का फोन आ जाता था, सर की व्यवस्था हो गई है यहाँ। तो मालूम चला उसके बाद उसकी फाइल पर हस्ताक्षर हो जाते थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है हम सोना कितना रखेंगे घर में, उसकी भी एक सीमा है।
तो अब जो है ये तीसरा वाला जो ये हनी ट्रैप है, ये तीसरा स्तर गया कि आप जो है रंगीनियां करिए और सवेरे फाइल पर दस्तखत कर दीजिए। ये अफसरों के किस्से मालूम हैं, और उसने मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी रहा है, वो पहले विद्युत विभाग में था, उसका किस्सा मुझे सुनाया था, उस किस्से के साथ ये बातें मुझे बताई थी जी। हालांकि मैं इस टाइप की पत्रकारिता करी नहीं मैंने कभी भी, तो मैंने आज केवल इस घटनाक्रम के संदर्भ में ये बात कही है। लेकिन सुरेश जी, कहने खाली नौकरशाही नहीं, जो राजनेता है जी, नहीं, मैंने जो किस्सा सुना है उसके संदर्भ में मैं बोला। राजनीति सत्ता जो है, सत्ता किसी के भी पास रहे, सत्ता जो है वो थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा आपको विचलित करती है, रपटन होती है। शिवराज जी बार बार कहते हैं कि ये सत्ता की रपटन से बच के रहना चाहिए, तो ये जो है सबको बच के रहना चाहिए। वो बहुत लोग कोशिश करते हैं, पर कुछ लोग हैं ऐसे जो इस तरह की बातों में आ जाते हैं। एक बात मैं आपके साथ और साझा करूंगा जो आपको भी मालूम है, तो योगेश जी को भी मालूम है, सबको मालूम है, योगी राज जी को भी सब मालूम है, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज ये है कि एक अधिकारी ने कमलनाथ जी से ही कहा था कि यदि सीडी की जांच प्रारंभ हो गई तो सबसे पहला व्यक्ति मैं हूंगा जो आत्महत्या कर लूंगा। और ये बात उस समय बहुत चटकारे लेकर के मीडिया में आई थी, तो हम सब लोगों ने कॉलम्स लिखे थे, आपको भी अच्छे से याद होगा। और इसके बाद जो है एक समय की कमी, समय खत्म हो रहा है जी, एक बात ही करते हुए आ गए थे। ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हमाम का मामला है, हमाम में जिधर भी देखने की कोशिश करेंगे बिल्कुल लेकिन हमारा मानना ये कि अगर ये जिन्न फिर बोतल से बाहर आया तो योगी राज जी इस पूरे मामले में सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और हो सके तो हम चूंकि यहाँ बैठे मीडिया कर्मी के नाते कुछ मीडिया कर्मियों के नाम भी इस मामले में उछले थे, केंद्र सरकार को इस पूरे मामले को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि एक खबर ये भी थी योगी राज जी कि इसमें कोई परमाणु संयंत्र कंपनी है जिसमें भी कुछ कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए भी ये सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने कुछ फाइलें कराई थी, इनके तार दिल्ली तक जुड़े हैं। इसमें फेरा की बात भी हो सकती है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी हो सकती है, इसमें इनकम टैक्स की, क्योंकि इतने पैसे आए तो जिसने दिए उसके पास कहाँ से आए, इनके पास आते इन्होंने इस पैसे का क्या किया, टैक्स जमा किया कि नहीं किया, ये सारे मसले हैं। मामला बहुत गंभीर है, किसी बहाने ये जिन्न बाहर आया तो अब इसका निराकरण होना जरूरी है, क्योंकि ये नौकरशाही और सियासत दोनों को बर्बाद कर रहा है। इससे राजनीति भी तबाह हो रही है और मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत नुकसानदेह। आपकी बहुत संक्षेप में राय। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह कि ये आपकी अय्याशियों के लिए सरकार का खजाना थोड़ी है। आप सरकारी पैसा का दुरुपयोग आपकी अय्याशियों के लिए कर रहे हो। आप जब चाहे जब जिससे चाहे जिसका पैसा दे दिया और आपने अपनी रंगीलियाँ मनाई और चल दी आप, तो इन लोगों को तो सजा होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत दो चार निपटेंगे ही निपटेंगे। आपने किस कदर गवर्नमेंट के खजाने को नुकसान पहुंचाया, आपने कितने करोड़ों अरबों रुपए का हेर फेर किया, इसका हिसाब कौन देगा? ये जनता की गाड़ी पसीने की कमाई है, ये समय की आप अपने अय्याशों बर्बाद कर रहे हैं। समय की कमी इसमें, लेकिन एक बात है कि जो मामला सितंबर 2019 से शुरू हुआ था, 2023 तक भले इसमें सियासत हो रही है, इसी बहाने इसका निराकरण हो और जो गंदे चेहरे हैं वो उजागर हो, सरकार को कितना नुकसान हुआ वो साफ हो, कितने नौकरशाह इसमें शामिल हो वो सामने आए, कितने राजनेता वो सामने आए, ताकि जो नौकरशाही है वो थोड़ी साफ हो सके और राजनीति की जो गटर है जिसे नाला बनाने की बात हो रही है वो थोड़ी सी साफ हो। कुल मिलाकर हमारा मकसद यही था। आप दोनों मेहमानों को साधुवाद। सुरेश शर्मा जी आपका भी, योगी राज जी आपका भी। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।